जो विषय चल रहा है वो बीपीएससी मेंस के हिस्ट्री विषय चल रहा है और इसमें इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन में हम दरभंगा राज के विरुद्ध जो मधुबनी में आंदोलन हुआ वह देखेंगे और फिर स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में जो किसान सभा के तहत आंदोलन हुआ वो देखेंगे। चंपारण आंदोलन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो आइए देखते हैं। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन बिहार की बात हो रही है। बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन। तो इसका जो एक है वो तो हमने देख लिया, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हो गया है। दूसरा जो हम अभी देखेंगे वो देखेंगे दरभंगा राज के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ वो। और जो तीसरा है वो हम देखेंगे स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में आंदोलन। इसे आप यह भी कह सकते हैं किसान सभा, किसान सभा यह भी आप कह सकते हैं। तो चंपारण हो चुका है, 1917 में चंपारण हुआ। टाइमिंग आप देख लें, इसका टाइमिंग है 1917 में चंपारण, 1919 में दरभंगा राज। और हालांकि किसान सभा की स्थापना तो 1922 में हुई है, लेकिन स्वामी सहजानंद की अगर भूमिका आप देखेंगे तो स्वामी सहजानंद की भूमिका इसमें 28 में होती है। तो किसान सभा की जो स्थापना है वो 1922 में ही हो जाती है, लेकिन स्वामी सहजानंद की जो भूमिका है वो 1928 से शुरू होती है। सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह किए थे और 1928 से इनकी भूमिका होती है। हम देखते हैं बारीक से। चंपारण सत्याग्रह की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है, आप देख लेंगे उसे। अभी हम दरभंगा राज पे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इसका कारण है। तो इसका जो कारण है वो कारण है, बाकी की तरह आपको पता है कि किसानों का समस्या क्या है। किसानों की समस्या है जमींदारों के द्वारा उत्पीड़न किया जाना। और उत्पीड़न का समस्या क्या हो सकता है, एक समस्या हो सकते हैं उनके आर्थिक लगान ले लिया जाना और दूसरा उनका हक छीन लिया जाना। आर्थिक मतलब उन पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाता था और टैक्स वसूलने में उन पर तरह तरह के जुल्म किया जाता था और उनके साथ दुर्व्यवहार या अत्याचार उन पर होता था। किसानों के साथ प्रायः भारत में जो अत्याचार किए गए हैं वो अत्याचार करने वाले जो भारतीय तत्व होते थे उसमें ज़मींदार, साहूकार और महाजन हुआ करते थे, जबकि जो विदेशी जो शोषक हैं वो तो ब्रिटिश हैं ही, और जो भारतीय शोषक हैं वो ब्रिटिश के एसोसिएट होते थे या फिर उन्हीं के नुमाइंदे होते थे। और जो यहाँ ज़मींदार या रजवाड़े होते थे जो जिनकी साठगांठ अंग्रेज़ों से होती थी, वे अपने नुमाइंदों के द्वारा, अपने आदमियों के द्वारा उन पर टैक्स उनसे लेते थे, वसूल करते थे और वसूल करने के क्रम में किसानों पर जुल्म ढाए ही जाते थे और किसानों पर अत्याचार होता था और दुर्व्यवहार की घटना होती थी। और उसे ही वो गुमास्त कहा जाता था और उन्हीं गुमास्तों के द्वारा किसानों पर अत्याचार होता था। और यह एक महत्वपूर्ण कारण था दरभंगा राज के विद्रोह में। तो सबसे पहला कारण आप क्या देखना है, आप देखेंगे कि जो दरभंगा राज हैं तो गुमास्तों के द्वारा किसानों का शोषण, किसानों का शोषण यह है। दूसरा आपने क्या देखा कि उनका जो हक है वो छीन लिया जाता था। कौन सा हक छीन लिया जा रहा है, तो वो जो जंगल से उत्पाद जो लाते थे, तो जो जंगल के उत्पाद हैं इसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट आप कहेंगे। तो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है
इससे उसे वंचित कर दिया जाता है। तो जंगल के उत्पाद पर रोक लगा दिया जाता है कि आप लोग नहीं ले सकते हो। और जंगल के उत्पाद में क्या क्या आएंगे? तो जंगल के उत्पाद में सबसे महत्वपूर्ण तो लकड़ियाँ हैं, जो ईंधन के रूप में काम आती है, और ईंधन के अलावा आपको पता है फर्नीचर के रूप में काम आती है। तो लकड़ी महत्वपूर्ण आज भी है, और उस समय तो सिर्फ वही थी, क्योंकि आज तो फर्नीचर के लिए बहुत सारे भी चीज़ें हैं, ईंधन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस समय लकड़ी ही महत्वपूर्ण होता था और उसी पर निर्भरता अधिक होती थी, या फिर निर्भरता सिर्फ लकड़ियों पर ही होती थी, चाहे वो फर्नीचर के लिए हो, दरवाजे के लिए हो, फर्नीचर मतलब दरवाजे के लिए हो, या खाट बनाने के लिए हो, या फिर ईंधन के लिए हो। आप समझ सकते हैं कि लकड़ियों से वंचित कर दिया जाना किसानों को कि आप जंगल से नहीं लकड़ी ले सकते हो, यह एक बहुत बड़ी उनके अंदर रोष उत्पन्न कर दिया। लकड़ी का दूसरा प्रोडक्ट कौन सा होगा? दूसरा फल वगैरह होता था, जंगल से फल वगैरह का सेवन करते थे, रो लेते थे, अपना खाते पीते थे, और उस पर रोक लगा दिया गया कि नहीं, इसका इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते हो। तो ये लोग उसकी लड़ाई लड़ते थे कि हमें वापस चाहिए, और इसके लिए भी लड़ाई था। तो लड़ाई, इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। अब आप किसानों के कारण तो ऑलरेडी आपको क्लियर है। किसान आंदोलन की जब हम शुरुआत कर रहे थे तो मैंने बताया था कि किसानों पर किस तरीके से इन पर असर पड़ा है। तो अंग्रेजी जो नीतियाँ थी, ब्रिटिश जो नीति है, उसका असर सबसे बुरा अगर किसी पर पड़ा है तो किसानों पर पड़ा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उनके जो राजस्व थे, वो राजस्व सबसे ज़्यादा गाँव से आती थी, शहर से उनके राजस्व बहुत कम आते थे। और राजस्व का जो सबसे बड़ा उनका सोर्स था, वो सोर्स था भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, और वो सबसे ज़्यादा गांव से ही आती थी। और यही कारण था कि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी, ब्रिटिश की जो नीतियां थी, उसका सबसे ज़्यादा असर, मैं कहूँ नकारात्मक असर, गांव पर ही पड़ा। और यही कारण था कि उनका विरोध भी सबसे ज़्यादा गाँव में ही हुआ और किसानों से ही होना था। यही कारण था कि किसान पे तो कई तरह का उनका असर पड़ता था। एक तो उनके जो फसल पे लगान लग जाते थे, लगान उन्हें देना पड़ता था। दूसरा, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तो उस आपदा में लगान में कमी नहीं की जाती थी, और उस आपदा से निपटने के लिए सरकार के द्वारा कोई मदद भी नहीं किया जाता था। यह भी एक कारण था। उसके बाद आप समझिए कि जब आप एक करते हैं कि जब नकदी फसल के उत्पादन पर जब जोर देने लगे, इसी को कहते हैं कृषि वाणिज्यकरण। तो कृषि का जब वाणिज्यकरण कर दिया, मतलब नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जाने लगा, तब क्या हुआ कि खाद्यान्न की कमी हो गई, खाए जाने वाले जो उत्पादन और फसल थे उनकी कमी हो गई, और अल्टीमेटली अकाल के रूप में भी ये सामने आ चुका था पहले। दूसरा, जो उत्पाद इनके पास आ रहा था, जिसका उपभोग करते थे, जो सामान वगैरह इस्तेमाल करते थे साधारण भाषा में, जैसे आपको कोई सामान आपको लेना है, जैसे आपको कपड़ा खरीदना है, आपको खाने के लिए बर्तन खरीदना है, पहनने के लिए कपड़ा खरीदना है, आपको छाता का इस्तेमाल करना है, तो कुछ भी सामान आपको लेना है तो आप मार्केट में लेने जाएंगे, और मार्केट में जब लेने जाएंगे तो आपको महंगे मिलेंगे। और जब महंगे आपको वस्तुएं मिलेंगे तो आपके अंदर प्रतिक्रिया होगा, क्योंकि परचेजिंग पावर आपकी नहीं है, आपके पास संसाधन की कमी है, आपको पैसे ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं, लगान भी आपको जमा करना है, और ऊपर से आपको जो ले रहे हैं सामान उसमें ज़्यादा आपको कीमत भी देना है, और आपके पास है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि विरोध उत्पन्न होगा अंदर। तो यह उनके अंदर उत्पन्न होता था। दूसरा, अब लकड़ियाँ आप जंगल से लाने जाते थे, फ्री में मिल रहा था आपको, वो लेते थे जा करके, अब आपको वो नहीं लेना है तो अब कैसे लेंगे वो? तो उसके लिए आपको फिर खर्च करना पड़ेगा, आपके पास रिसोर्सेस है नहीं। यही कारण था कि किसानों में असंतोष फैली थी, और वो चूंकि दरभंगा राज के अंतर्गत में आता था, मधुबनी की मैं बात कर रहा हूँ, मधुबनी का एरिया से शुरुआत हुआ था वह विद्रोह, तब मधुबनी में यह विद्रोह वहाँ हुआ और आसपास के क्षेत्रों में पूरा फैल गया। इसी को कहते हैं, यही कारण था दरभंगा राज के विद्रोह का, यही कारण था। अब हम देखेंगे कि इसमें इसका नेतृत्व कौन किए हैं। इसका नेतृत्व महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसका नेतृत्व आपको देखने को मिलेगा कि इसके विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद इसके नेता हैं। स्वामी विद्यानंद इसके नेता हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में किसान लोग संगठित हुए, किसानों को इन्होंने संगठित किया, और संगठित करके दरभंगा राज के विरुद्ध उन्हें आंदोलन किया। ये तो हमने समझा, ये दरभंगा राज का आंदोलन था। तो दरभंगा राज का आंदोलन की यही भूमिका है, किए जाते हैं
आगे चलकर इनको रियायत दी जाती है। दरभंगा राज फिर इनके साथ मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। अब बातचीत करने के अलावा इनको रियायत दी जाती है, छूट दी जाती है, और फिर ये आंदोलन स्वतः शांत और शिथिल पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब अगला हम देखते हैं कि स्वामी सहजानंद की भूमिका, और उससे पहले हम किसान सभा की बात करते हैं। तो किसान सभा आप देखेंगे कि ये जो किसान सभा है, किसान सभा का जो गठन है, इसका गठन किया जाता है 1922 में। ठीक है ना, और 1922 में अब 4 मार्च है, ये भी लिख लेंगे आप अगर इच्छा हो। हालांकि तो पीटी के हिसाब से है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो मेंस में डेट उट की भूमिका उतना अधिक नहीं होता है। तो 1928 में इसकी सॉरी 1922 में लिखो, 1928 में तो फिर वो करते हैं स्वामी सहजानंद। 1922 में इसका गठन होता है, और इसका जब गठन होता है तो इसको जो संस्थापक हैं, वो संस्थापक हैं इसके 2 नेता हैं इसके लिए महत्वपूर्ण। एक है श्री कृष्ण सिंह, यू वेल नो अबाउट हिम, श्री कृष्ण सिंह, और दूसरा है मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर, ये 2 महत्वपूर्ण नेता हमें देखना है। और हुआ कहाँ, तो यह हुआ था मुंगेर में। तो इसकी स्थापना मुंगेर में हुआ था। तो एक बात क्लियर आपको हो गया, इसकी शुरुआत है, बिगिनिंग ऑफ फाउंडेशन ऑफ किसान सभा है ना। अब दूसरा हम देखेंगे, ये पेजेंट आंदोलन है। अब दूसरा हम देखेंगे कि ये घटना है अब 1928 की, 4 मार्च 1928 की किसान सभा की फिर से स्थापना होती है। किसान सभा की औपचारिक स्थापना होती है। किसान सभा की औपचारिक स्थापना, औपचारिक स्थापना, ठीक है। और इसकी जो औपचारिक स्थापना होती है वो कहाँ होती है, तो पटना के नज़दीक जगह एक है बिहटा, बिहटा में होती है। तो बिहटा और पटना कर दें ऐसे, बिहटा पटना या पटना के समीप बिहटा आप लिख देंगे, ये हो गया। और इसकी स्थापना किसने किया, तो इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद ने किया है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला आपने देखा कि किसान सभा की स्थापना 1922 में हुई, और उसका संस्थापना श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किया था मुंगेर में। और दूसरा 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक स्थापना करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, और वो करते हैं बिहटा जो पटना के पास है, वहाँ इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं कि 1929 में प्रांतीय किसान सभा का आयोजन होता है। प्रांतीय किसान सभा का होता है गठन, और ये होता है सोनपुर मेला में, सोनपुर मेला में, सोनपुर मेला में होता है। और अब देखिए, ये जो किसान सभा की जो स्थापना इन्होंने किया था, तो इस किसान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष तो आपको पता है स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वो इसके सेक्रेटरी हैं श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह हैं। श्री कृष्ण सिंह है। ठीक है, ये हो गए। और भी जो अन्य नेता हैं जो महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाए हैं, उन नेता के बारे में आप नाम लिख लीजिए। यहाँ पर आप आएंगे तो अन्य जो नेता हैं, इसमें एक राहुल संकृतायन का नाम आता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, समाज सुधारक थे, छपरा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया था। छपरा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था राहुल संकृतायन। पंचानंद शर्मा भी इसमें है, पंचानंद शर्मा इसमें है। यदुनंदन शर्मा भी हैं, उनकी भी भूमिका है इसमें। तो ये सब इसमें भूमिका निभाए थे। अब आप देखिए
किसान सभा क्या करती है कि 1935 में इस जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव रखती है। जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव रखती है। ये कांग्रेस में शामिल होते हैं, प्रस्ताव रखवाते हैं, लेकिन इनकी कोई वहाँ पे सुनता नहीं है। कांग्रेस में ज़्यादा सुनी नहीं जाएगी, वो इसलिए नहीं सुनी गई थी क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस में जो शुरुआती दौर में खास करके कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, वो सब आपको पता है कि ज़्यादातर उच्च वर्ग के लोग हैं। उसमें ज़मींदारी को भी भूमिका थी, उसमें भी शामिल थी। और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हम ज़मींदारों के विरुद्ध ऐसा एक्शन लें जिससे हमारा आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए, और यही कारण था कि वो इस पर मुखर होकर के कांग्रेस नहीं बोल पाई। और फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और फिर वो कांग्रेस छोड़ दिए थे और आगे चलकर उनका साम्यवादियों की तरफ उनका झुकाव हो गया था, स्वामी सहजानंद का। तो ये हमने उनके बारे में इतना समझने का प्रयास किया। अब एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है, देखिए मैं इसे अब मिटा देता हूँ इसे, और ये वाला दरभंगा राज का तो हो चुका है हम लोग का, इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और उसी को इधर मैं बढ़ा रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण नेता है। अब आप देखिए कि 1936 में क्या होता है। तो 1936 में आप देखेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन होता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। अखिल भारतीय किसान सभा, और कहाँ होता है? तो लखनऊ में होता है, लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किनकी अध्यक्षता में हुई? तो यह अध्यक्षता में होती है स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके जो सचिव होते हैं वो सचिव होते हैं एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा ये होते हैं। और ये अखिल भारतीय किसान सभा अब वो तब्दील हो जाता है और ये पूरे देश के किसानों को जोड़ता है और उनके इंटरेस्ट के लिए वे फाइट करता है। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए, ये आंदोलन अब एक बिहार से निकला, आप देखें कि मुंगेर के क्षेत्र से आंदोलन निकला और ये आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन अब हो जाता है। तो आप समझिए, एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं। किसान आंदोलन में 3 आंदोलन हमने पढ़ा। पहला पढ़ा चंपारण आंदोलन, दूसरा पढ़ा दरभंगा राज। दरभंगा राज के आंदोलन कहाँ शुरुआत हुई? दरभंगा राज के जो आंदोलन हुआ उसकी शुरुआत आपने देखा कि मधुबनी में हुई, और उसके जो कारण थे वो कारण थे, एक तो गुमास्तों के द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जाना, और दूसरा कि जंगल के उत्पादों के अधिकार से वंचित कर दिया जाना। 2 चीज़ें हमने देखा था। उसके महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे हमने यह भी देखा था, किनके नेतृत्व में हुआ। तो हमने देखा कि स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में वो आंदोलन लड़ी गई और उसमें किसानों को जो इकट्ठा किए, वो किसानों को एकत्र और संगठित करने का जो श्रेय जाता है स्वामी विद्यानंद को जाता है। और आंदोलन सफल हुआ, आंदोलन शिथिल पड़ा क्योंकि उसकी कई मांगों को मान लिया जाता है। तीसरा हमारे पास है किसान सभा, और किसान सभा देखते हैं कि किसान सभा का जो गठन होता है वो 1922 में होता है, और इसके जो गठन करने वाले लोग होते हैं वो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर होते हैं मुंगेर में, और किसानों की हक की लड़ाई लड़ते हैं। और ख़ास करके याद रखिएगा, इस ज़मींदारों के विरुद्ध ये जो संगठन बना था ये वही है क्योंकि ज़मींदार के द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जाता था, और यही कारण था कि उनके विरुद्ध किसानों की आवाज़ आगे उठाया जाए, बढ़ाया जाए, इसलिए इस संस्था का निर्माण हुआ था। किसान सभा में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर मुंगेर में इसके गठन करते हैं, लेकिन 1928 में औपचारिक रूप से इसकी स्थापना की जाती है। पहले छोटे स्तर पर था, तो औपचारिक रूप से, और इसका स्थापना करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती स्थापना करते हैं पटना के बिहटा में। और आगे चल के 1929 में प्रांतीय किसान सभा का आयोजन होता है, गठन होता है सोनपुर मेला में।
सोनपुर मेला छपरा में है। और वहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। यहाँ पे मैं स्वामी लिख के आगे छोड़ दिया था कि आप लोग समझ जाए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और उसके जो सचिव हैं वो श्री कृष्ण सिंह थे, सचिव श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण सिंह की भूमिका यहाँ भी है और आगे भी बढ़ते चले गए और श्री कृष्ण सिंह उस आंदोलन में साथ रहे हैं। फिर हमने देखा कि इसके जो महत्वपूर्ण नेता कौन कौन है, हमने ये समझ लिया, ये तो हो गया। लेकिन हमें आंदोलन और आगे बढ़ता है। ये 1929 की घटना आपने देखा, पहले किसान सभा, फिर किसान सभा श्री कृष्ण सिंह के जुबैर हैं, और आगे चल के देखते हैं कि स्वामी सहजानंद की भूमिका 1928 से आती है और वो फिर नए स्तर से इसका स्थापना करते हैं। फिर 1929 में प्रांतीय किसान सभा का आयोजन, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, सचिव श्री कृष्ण सिंह। और फिर 1936 में क्या होता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं, सचिव एन जी रंगा बनते हैं। और ये अब राष्ट्र स्तर पर, पूरे भारतीय स्तर पर किसानों का एक मंच तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से बिहार में किसान आंदोलन की भूमिका रही। और जमींदारी उन्मूलन के लिए इन्होंने प्रयास भी किया था। जमींदार को उखाड़ फेंकने का इनका नारा रहता था कि अब जमींदारों का यहाँ शासन नहीं चलेगा और उसके विरुद्ध हम रहेंगे, उनको हम खत्म करेंगे, ऐसा नारा ये लोग देते थे। तो ये महत्वपूर्ण नेता राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, ये भी रखिएगा, इनका नाम भी आप मेंस में लिखिएगा। तो मेंस में अगर प्रश्न आपसे यह है कि स्वामी सहजानंद की भूमिका, तो आप लिखेंगे कि स्वामी सहजानंद ने भारतीय किसानों को संगठित किया। किसान सभा की स्थापना उन्होंने 1928 में की और उन्होंने बिहटा में इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद ये लगातार किसानों की आवाज़ को उठाने लगे, इस जगह जगह घूमते थे, भ्रमण करते थे, आयोजन करते थे और किसानों की संगोष्ठी करते थे, किसानों का सम्मेलन करते थे और किसानों की आवाज़ को आगे बढ़ाते थे। जमींदारी प्रथा के विरुद्ध हमेशा रहे, क्योंकि इससे किसानों के हित प्रभावित होते थे और किसानों का लगातार शोषण होता था। इन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन भी किया और वहाँ भी जमींदारी उन्मूलन की बात कही, लेकिन कांग्रेस के द्वारा इस संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यही कारण था कि इनका कांग्रेस से मोहभंग भी हो गया और फिर इनका झुकाव साम्यवादी की तरफ हो गया था। तो ये रहा बिहार में किसान आंदोलन की पूरी कहानी। अगर आपके मेंस से प्रश्न आते हैं तो भी इसे लिखेंगे, प्रयास करें लिखने का। कहीं समस्या हो तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ आपको सहायता की जा सकती है, लेकिन ये पूरा किसान सभा आपका कंप्लीट होता है और मुझे लगता है कि आपको उत्तर लेखन के लिए ये इतना काफ़ी है। फिर हम अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक अलग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।